नमस्कारम। मैं संजय पाल शुरान आपका स्वागत करता हूँ। सवाल जवाबों की यह 9वीं कड़ी है। आज 9 जनवरी को हमने सुबह एक वीडियो अपलोड किया था, वो भाग 1 था 7 जनवरी का, और ये भाग 2 है। आपके सवालों का सुपर फास्ट और सटीक जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। शुरुआत करते हैं। यह वह सवाल है जो बेहद पेचीदा है और जिसे मुझे सोचने के लिए विवश किया व्यवस्था पर और विद्यार्थियों की अनभिज्ञता, नासमझी पर। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन में। एक्स्ट्रा 2 करेक्टर सर्टिफिकेट कब बनवाने हैं? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डीवी, उस समय बनवाने होंगे, जो गजटेड ऑफिसर से बनेंगे। मार्केट में 2-3 रुपए का एक आता है, वो चरित्र प्रमाण पत्र 2 लाने हैं। 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से बनाने हैं। यह राजपत्रित अधिकारी का मतलब है वह व्यक्ति जो सरकारी सेवा में है और जिसकी पोस्ट फर्स्ट ग्रेड या उससे ऊपर है। सर, जो डाइवर्सिटी कैटेगरी की सीट दे रखी है, उनका उतनी ही सीट पर होगा, या जो डिस्ट्रिक्ट में सीट नहीं दी हुई वहीं पर भी हो सकता है? सबसे पहले तो ये समझिए कि डाइवर्सिटी की जो सीट है वो पहले से तय है। यदि आप जनरल की मेरिट में आते हैं तब तो एक अलग बात है। बाकी डाइवर्सिटी की सीट पर जितनी डाइवर्सिटी महिलाएं हैं उतनों का ही होगा। जिस जिले में जितनी पोस्ट हैं डाइवर्सिटी के लिए उतने ही होंगे। मेरिट में आप आ रहे हैं जनरल की, वो एक अलग विषय। वो जनरल मेरिट आपके सब्जेक्ट, आपके वर्ग की हो सकती है। जैसे ओबीसी की भी जनरल होती है, एससी की भी जनरल होती है। जनरल का मतलब यहाँ सामान्य से है, सामान्य कैटेगरी नहीं। यहाँ सामान्य का मतलब है पुरुष और महिला दोनों। एक मुझे लगता है किस प्रकार से कट ऑफ बनाएगा बीकानेर निदेशालय, उस पर मैं अलग एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बहुत विस्तार से वो वीडियो होगा। सर, कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, अभी ही मेरा बीएड कंप्लीट होगा। मुझे रीट की प्रिपरेशन करनी है। कॉमर्स वालों एसएसटी में शामिल किया है। आप मुझे एसएसटी के लिए बुक बताएं स्कूल लेवल की। बहुत अच्छा सवाल है। 12 जनवरी को हम रीट 2022 के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें यदि विद्यार्थियों की डिमांड हुई तो हम टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द लेके आएंगे रीट के लिए, और कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सबकी जानकारी होगी। मेरे पापा का नाम इंग्लिश में सभी डॉक्यूमेंट में सही है, लेकिन मूल निवास में हिंदी की मात्रा का फ़र्क है, तो क्या मैं मूल निवास नया बनवाऊँ? देखो, मूल निवास यदि आपका बना हुआ है पिछले 1-2 वर्षों में, तब तो वो चल जाएगा। यदि वो ज़्यादा पुराना है तो आप नया बनवाइए। और मात्रा की या स्पेलिंग की यदि अंतर है तो शपथ पत्र लगेगा। वो शपथ पत्र में भी आपके 100-150 रुपये का खर्चा आ जाना है। तो इसीलिए अच्छा ये, यदि संभव हो तो आप नया बनवा लीजिए। सर, टीएसपी नॉन टीएसपी में शादी हुई है तो क्या टीएसपी का बेनिफिट मिलता है? फॉर्म टीएसपी भरा जा सकता है क्या? ये सवाल टीएसपी के लिए भी है। 2019 में डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जो है कार्मिक विभाग, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, आदेश जारी किया। वो आदेश मिला नहीं, नेट पर सर्च करने की कोशिश की, जिसमें एक स्पेशल मूल निवास का उल्लेख हुआ है। विज्ञापन में भी स्पेशल मूल निवास, जो टीएसपी का विज्ञापन है, उसमें विशेष मूल निवास शब्द का प्रयोग हुआ है। वो क्या है वो मैंने अभी तक देखा नहीं, मुझे मिला नहीं। लेकिन यदि आपका जो मूल निवास है वो टीएसपी का है, वो आपने अभी तक बदला नहीं है, क्योंकि शादी के बाद मूल निवास बदल जाता है, तो मुझे लगता है आपको टीएसपी का लाभ मिल सकता है। मेरी बीए सेकेंड ईयर की मार्कशीट के नाम में प्रॉब्लम थी, जिसे मैंने फिलहाल संशोधित करवा लिया, और मुझे डुप्लीकेट मार्कशीट नाम संशोधन करके यूनिवर्सिटी द्वारा दे दी गई है। अब मुझे डीवी में डुप्लीकेट मार्कशीट प्राप्त करने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा कि यह मार्कशीट नाम संशोधन के एवज में प्राप्त हुई है। मुझे लगता है ऐसा कोई संशोधन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट मार्कशीट जो है वो भी ओरिजिनल मार्कशीट के समतुल्य ही वैलिड है। फिर भी यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको शपथ पत्र के लिए कहा जाएगा तो उसी दिन शपथ पत्र बन जाता है। शपथ पत्र 1 घंटे में बन जाता है। जहां पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, वहां पर उस शहर में आप शपथ पत्र तत्काल बना सकते हैं। कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। सर जी, डाइवर्सिटी कैटेगरी की सीट दे रखी है, सीट पर होगा क्या, या जो डिस्ट्रिक्ट में? ये सवाल जवाब मिल गया है सर जी। एनओसी के लिए एप्लीकेशन आवेदन से पहले देते हैं या आवेदन के बाद? देखो,
रीट में तो आपने फॉर्म भर दिया। अब आप अपने डिपार्टमेंट से एनओसी ले लीजिए जिससे भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बीए में कैटेगरी से 45% हैं, तो एमए में 45% हैं नहीं हैं, तो एमए में 45% हैं तो मान्य है। रवि जी, यहाँ देखना ये होगा कि आपने बीएड कब किया, बीएड की एडमिशन डेट कब थी। ये बात मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, आप पुराने वाले वीडियो को देखिए। यदि आपने किस बेस पर बीएड किया है, बीए के आधार पर बीएड किया है या एमए के आधार पर। सर, राजस्थान की गर्ल की शादी अदर स्टेट में होती है तो उसके हस्बैंड के हिसाब से मूल निवास होगा। बट सर, अगर राजस्थान की अदर स्टेट में मैरिड वुमेन कास्ट सर्टिफिकेट फादर के नाम पर बनाए तो मूल निवास तो फिर भी अदर स्टेट का हो जाएगा, फिर रिजर्वेशन बेनिफिट कैसे मिलेगा। विज्ञप्ति में साफ उल्लेख है, बहुत आराम से समझिए। यदि आप राजस्थान में आपका विवाह हुआ है और आप अन्य किसी राज्य से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि अन्य राज्यों से आप हैं तो आप वहाँ पर जिस भी कैटेगरी में आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, राजस्थान में जब आपकी शादी हो गई, हाँ मूल निवास तो ठीक है आपका राजस्थान में आपने बनवा लिया होगा परिवर्तन करके, लेकिन आपकी जाति जो है वो आपके पिता के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र बनता है, तो वो सारी महिलाएं जो हैं यहाँ जनरल में काउंट होंगी, रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। विज्ञापन में इसका स्पष्ट उल्लेख है। सर जी, राजस्थान की ये बात हो गई। सर, मेरे पास बीए में मनोविज्ञान, इंग्लिश लिटरेचर, पंजाबी थी। क्या मैं 2 लैंग्वेज से बीएड कर सकता हूँ? 2 लैंग्वेज से बीएड कर सकता हूँ। अब देखो, बीएड में आपके टीचिंग सब्जेक्ट क्या होंगे वो तो आप और आपका महाविद्यालय तय करेगा, लेकिन यदि यहाँ 32,000 पदों पर अध्यापक के संदर्भ में देखें तो मनोविज्ञान जो है वो एसएसटी में शामिल नहीं है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर और पंजाबी ये 2 भाषाएं आपके बीए में हैं, और ये 2 भाषाएं यदि आप रीट में 2 भाषा के रूप में लेते हैं तो आप इंग्लिश से और पंजाबी से जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड टीचर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ हिंदी से, कोचिंग करना ज़रूरी है या सेल्फ हो जाएगा? देखिए, कोचिंग करना कोई अनिवार्य नहीं है। कोई ये कहे कि कोचिंग करने से ही आपका सिलेक्शन होगा, अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोचिंग के कुछ अनुकूलताएं हैं। वो आपको पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझाते हैं, उसके पश्चात पाठ्यक्रम को कवर करवाते हैं, क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कोचिंग आपको ये उपलब्ध करवाती है। साथ में ही कुछ अवधारणात्मक जो बिंदु हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको कोचिंग का जो अध्यापक है वो निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा अनुभवी है, वो उनको सरल तरीके से आपको प्रस्तुत करता है। यदि ये सारे काम आप सेल्फ कर सकते हैं अपने घर में रूम में बैठकर, तो आप सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। सर, मेरा पीहर हरियाणा में है और ससुराल राजस्थान में। मैं विडो हूँ, क्या मुझे विडो का कोटा मिलेगा? प्लीज़ रिप्लाई सून। रात को 10:15 पर इनका मैसेज आया था। अब ये समझिए आप, सबसे पहले तो आप हरियाणा से हैं और आपका ससुराल राजस्थान में, तो आप हो गए जनरल कैटेगरी में। आपको रिजर्व कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आपका मूल निवास जो है वो हरियाणा है, वहाँ से आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन वीडो और दिव्यांग, इनके लिए कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि राजस्थान की मूल निवासी होना जरूरी है क्या वीडो के लिए, या दिव्यांग के लिए जो हैं वो राजस्थान के मूल निवासियों को ही दिव्यांग कैटेगरी का लाभ मिलेगा। इस प्रकार का कोई भी उल्लेख विज्ञप्ति में नहीं है। इसका मतलब है राजस्थान से अलग राज्यों के दिव्यांग, राजस्थान से अलग राज्यों की विडो, वो सब जनरल में काउंट होंगी, ये मेरा अनुमान है। और ये तो तय है कि आपका पीहर हरियाणा है, आपका मूल निवास हरियाणा है। मूल निवास तो खैर आपका राजस्थान हो गया, लेकिन आपकी जाति जो है वो आपके पिता से बनेगी, वो हरियाणा में है। चाहे यूपी में, एमपी में, गुजरात में कहीं का भी विद्यार्थी हो, वह आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था। सर, डाइवर्सिटी कैटेगरी सीट दे रखी है, उतनी सीट पर होगा या जो डिस्ट्रिक्ट में सीट नहीं दी हुई है उस पर भी हो सकता है? हाँ, आपका देखो, डाइवर्सिटी के लिए मैंने इसी सवाल का शायद जवाब पहले भी दिया था
डाइवोसी की सीट जो दी हुई है उतने विद्यार्थियों का डाइवोसी का तो होगा ही, लेकिन कोई विद्यार्थी यदि उच्च अधिक मेरिट आता है तो उस पर भी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा पियर हरियाणा है, ससुराल राजस्थान है, 10वीं के बाद पूरी पढ़ाई राजस्थान से की, ओबीसी होते हुए भी सामान्य महिला ग्रुप में आवेदन करना होगा क्या? असमंजस्य में हूँ, मार्गदर्शन करें। 2-3 बातें बहुत स्पष्ट समझिए। आपका पीहर हरियाणा है, मूल निवास कहाँ है? मूल निवास का मतलब है आपके पिता पिछले 10-20 वर्षों से कहाँ रह रहे हैं, कहाँ की वोटर लिस्ट में उनका नाम है। इससे वोटर लिस्ट में उनका नाम हरियाणा है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी का है वो हरियाणा से ही बनेगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र हमेशा पिता के नाम से ही बनते हैं। और आपका जाति प्रमाण पत्र जब हरियाणा का है, वो जाति प्रमाण पत्र जब आप राजस्थान में लगाएंगे तो आप सामान्य कैटेगरी से ही फॉर्म भरें। ये महत्वपूर्ण बात है। सब डॉक्यूमेंट मूल निवास राजस्थान। अब देखो यहाँ इन्होंने एक अलग बात कह दी कि सर सारे डॉक्यूमेंट का महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ अंक तालिका से है। मूल निवास राजस्थान के हैं। मूल निवास यदि आपका राजस्थान है, अब आप ये कह रहे हैं ना पीहर, बेसिकली होता क्या है कि आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ से आपने पढ़ाई की, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कहाँ के मूल निवासी हो और कहाँ का आपका जाति प्रमाण पत्र है। आपके पिता यदि राजस्थान में रह रहे थे पिछले 10-20 वर्षों से, उनका मूल निवास राजस्थान में बना हुआ है, तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि मूल निवास जब यहाँ का है तो जाति भी यहाँ की होगी। सर जी मैंने 2017 के बीएड कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट लिया था और एडमिशन डेट भी, वो भी करेक्टर सर्टिफिकेट चल जाएगा या न्यू बनाना पड़ेगा? 100% चल जाएगा। एडमिशन डेट आपने चाहे 2010 में बीएड किया हो, उस समय आपकी जो एडमिशन डेट थी वो तो वही रहेगी। अब आपने वो एडमिशन डेट की जो स्लिप है वो आपने 2 वर्ष पहले बनाई 2018 के दौरान जब रीट की भर्ती हुई थी, या आपने 10 दिन पहले बनवाई या 10 साल पहले बनवाई, एडमिशन डेट वही रहेगी, वो चल जाएगा। दूसरी बात, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपने बीएड किया, बीएड के बाद में यदि आपने कोई रेगुलर डिग्री नहीं की और आपने अंतिम जो परीक्षा पास की रेगुलर के रूप में, वो बीएड ही थी और उसका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी वैलिड है। नमस्ते गुरुजी। सर मैं हरियाणा से हूँ। सर मेरी मार्कशीट में हिंदी के आगे कंपलसरी लिखा है और इंग्लिश के सामने कुछ भी नहीं, तो क्या मैं इंग्लिश भी कंपलसरी होगा या नहीं? अब देखिए, हरियाणा के जो विद्यार्थी हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों 3 वर्ष वो पढ़ते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों से फॉर्म लगाइए। आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये निदेशालय को तय करना है। सर मेरा ईडब्ल्यूएस फरवरी 2021 का है, तो कब तक वैलिड रहेगा? अगर अभी न्यू बनवाया तो मार्च 2022 के बाद वापस बनवाना पड़ेगा। अब फरवरी, उन्होंने देखो ये कहा है 9 फरवरी से पहले का होना चाहिए और वैध तिथि का होना चाहिए। तो ये बहुत क्रूशियल है कि फरवरी वाला है। मुझे लगता है फरवरी 2021 में बनवाया आपने, वो तो 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड था। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो वित्त वर्ष के लिए मान्य होता है। वित्त वर्ष का मतलब हो गया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वैलिड होता है। जहाँ तक मेरी समझ है, फरवरी 2021 का जो आपका ईडब्ल्यूएस था वो 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड था। अब आप नया बनवाइए, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मेरा यही सुझाव है। बाकी आपको लगता है किसी और से राय लेनी चाहिए तो उससे भी आपको राय लेनी चाहिए। अभी 10 से फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें सभी डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे क्या? कितने डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे इसकी जानकारी 10 तारीख को ही पता चलेगी, जब आपको स्कैन का ऑप्शन दिया जाएगा। मेरा अनुमान है कि आपकी जितनी भी अंक तालिकाएं हैं वो तो कम से कम स्कैन होंगी ही। बाकी कौन कौन से सर्टिफिकेट स्कैन होंगे क्या, ये देखने वाली बात है। हो सकता है कि सर्टिफिकेट भी स्कैन हो, लेकिन कोई ये कहे शपथ पत्र, धूम्रपान, दहेज, संतान, वो नहीं होंगे। हाँ, जो प्रमाण पत्र आपकी पात्रता अर्थात आपकी एलिजिबिलिटी को तय करते हैं, हो सकता है वो स्कैन हो, लेकिन वो भी सारे नहीं होंगे। कितने होंगे 10 जनवरी को पता चलेगा। 2018 की रीट में कॉलेज से करेक्ट सर्टिफिकेट लिया था,
चल जाएगा, क्या दोबारा लेना पड़ेगा? नहीं, वो इस चल जाएगा, जवाब दे दिया है मैंने इसका। क्या अभी डिग्री लगानी पड़ेगी गुरुजी बीए और बीएड की? डिग्री के बारे में विज्ञापन में कहीं नहीं है, फिर भी यदि आपकी डिग्री आपके महाविद्यालय में आ गई है तो आप उस डिग्री को लेके आ जाइए, नहीं आई है तो एडिशनल से काम चल जाएगा, एडिशनल भी नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डिग्री के लिए कितनी कठोरता से कहा जाता है। सर सब कहते हैं कि राजस्थान जीके के लिए हरिओम सक्सेना और हुकुम चंद एन नारायण माली बुक को पढ़ो, अच्छी रहती है। मैंने पढ़ा है सर, कुछ डीप मैटर नहीं दे रखा, जबकि ऑथेंटिक बुक बताते हैं सभी। अजी ये क्या है कि डीप मैटर एक अलग बात है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, उस एग्ज़ाम की अप्रोच क्या है, उस एग्ज़ाम में अब तक क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे तय होगा कि आपको क्या पुस्तकें पढ़नी चाहिए। दूसरी बात है, ये किताबें बेसिक्स हैं, बेसिक्स किताबें हैं, ऑथेंटिक किताबें हैं, लेकिन आपको कोई डीप चाहिए, कोई अद्भुत सा चाहिए कि साहब महात्मा गांधी जब भारत आज़ाद हुआ तब महात्मा गांधी ने लंच में क्या भोजन लिया, डिनर में क्या लिया, इस प्रकार का डीप चाह रहे हैं तो वो समझदारी नहीं है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा की आवश्यकताएं, अपेक्षाएं, डिमांड को समझिए और उसके अनुसार तैयारी कीजिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब से कब तक रहती है? जहां तक मेरी जानकारी है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहती है। आपने यदि 1 अप्रैल को बनाया है तो वो 31 मार्च तक वैलिड होगा। यदि आपने 30 मार्च को भी बनाया है तो मुझे लगता है शायद वो 31 मार्च तक ही वैलिड होगा। सर नमस्कार, एक डाउट है, एसएसटी और हिंदी में ओबीसी डाइवर्सिटी की एक भी सीट नहीं है, मुझे फॉर्म किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। आपकी सीट है या नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन आपकी जो कैटेगरी है, मान लीजिए आपकी कैटेगरी डाइवर्सिटी है तो आपको फॉर्म में डाइवर्सिटी अंकित ही करना पड़ेगा। आप जनरल डाइवर्सिटी हैं तो जनरल डाइवर्सिटी लिखिए, ओबीसी डाइवर्सिटी हैं ओबीसी डाइवर्सिटी लिखिए, आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप लिखिए। हाँ, डाइवर्सिटी से रिलेटेड अदालत की डिक्री या आदेश जो भी है वो आपके पास होना चाहिए, तभी डाइवर्सिटी का आपको लाभ मिलेगा। सर बीएड एडमिशन डेट की जरूरत कब होगी, अभी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? क्या ये बीएड कॉलेज से लेटर पेड पर लिखवाना कर लाना है या फ़ोन पर ही पूछ लें? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है 10 जनवरी से जब फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें एक कॉलम ये होगा कि आपकी बीएड में एडमिशन की डेट क्या थी और क्यों होगा वो भी समझ लीजिए आप। 29 जुलाई 2011 से पहले आपने एडमिशन लिया है या 29 जुलाई और उसके बाद एडमिशन लिया है, सिस्टम ये देखना चाहता है। इसलिए जब आप फॉर्म भरेंगे 10 जनवरी से उसी समय भरना होगा। अब बात है कि लेटर पेड पे बनवाना है या फ़ोन से पूछ लें। यदि आपके बीए में 50% अंक हैं, गौर करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। सब विद्यार्थियों को एडमिशन डेट बनवानी है, लेटर पेड पे लिखवा लेंगे तो बढ़िया है, चाहे वहाँ से आप फ़ोटो खींच के मंगवा लीजिए, लेकिन डेट सही होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, तथ्यों को छुपाना, गलत तथ्य भरना, ये सभी साफ उल्लेख दिया हुआ है। यदि ऐसा करते हैं आप तो आपके जो फॉर्म है उसको रद्द किया जा सकता है। सर डॉक्यूमेंट वेरीफाई किस तरह से किया जाता है? अगर किसी ने बीएसटीसी आउट ऑफ राजस्थान से कर रखी है तो उनका डॉक्यूमेंट किस तरह से वेरीफाई होगा, प्लीज़ एक्सप्लेन करें। आपने बीएसटीसी राजस्थान से की है, हरियाणा से की है, जम्मू से की है, ये आपकी हेडेक नहीं है। आपको तो अपनी मार्कशीट, अपनी डिग्री जो भी है वो प्रस्तुत करनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। ये निदेशालय का काम है, वो अपने स्तर पर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं क्या, वो उसकी जानकारी लेता है। सर मेरे रीट में 93 मार्क्स हैं, क्या मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए? मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा, आप यदि पात्र हैं फॉर्म फिल करने के लिए तो फॉर्म भरिए, जिससे आपको फॉर्म भरने की पूरी यात्रा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आपका 64,000 में नंबर आता है तो आपको वो सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो यही सवाल, यही जिज्ञा, हो सकता है आपका कोई डॉक्यूमेंट में कमी हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट वैलिड ही नहीं हो और आप ये मान के चल रहे हो कि मेरा तो वैलिड है, लेकिन जब आप डीवी करवाएंगे तो आपको पता चलेगा आपके डॉक्यूमेंट सही हैं क्या, उसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। एमए पॉलिटिकल साइंस से 2021 में एग्ज़ाम दिया, अब 3rd ग्रेड में एमए भी फिल करना चाहता हूँ पर मेरे पास उसकी डिग्री नहीं है। कोई डिग्री 2 ईयर के बाद आती है, क्या मैं एमए फिल
कर सकता हूँ। देखो एमए आप फिल करिए, एक वीडियो में मैं बताऊँगा कि एमए वगैरह फिल करना क्यों ज़रूरी है। वो विद्यार्थी जो कट ऑफ पर सबसे लास्ट में जिनका सिलेक्शन होगा ना, उसके लिए नियम है। मुझे लगता है आपको फिल करना चाहिए, डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं है। इससे आपको बाहर तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि आपकी बीए तो कंप्लीट है। एडिशनल वाले फॉर्म कैसे भरें? 10 जनवरी को देखना होगा। बीए एडिशन को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई कॉलम आपको जो है फॉर्म में मिलेगा। बीए रेगुलर, फिर बीएड, उसके बाद एमए प्राइवेट। तो हमें चरित्र प्रमाण पत्र किसका बनवाना है? बीएड का बनवाना है। अंतिम रेगुलर परीक्षा जो आपने पास की है उसका चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। देखो सर, मेरे ओबीसी में 126 हैं, 58.55 कुल हैं। 90-10 के फॉर्मूले से 81.45 हिंदी एसएसटी होगा क्या? प्लीज़ बताएं गुरुजी। हालांकि मैं अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, समय खराब नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ आशान्वित करें। ये जो शब्द है ना, आशान्वित करें, यही वो शब्द है जो आपको 10-50 कट ऑफ के वीडियो देखने के लिए प्रेरित करता है। मैंने अपना स्टैंड, अपना राय पहले ही बता दी है। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कीजिए, क्या होगा वो देखा जाएगा। सर जी, मेरा बीए और 12th में गैप है, इसके लिए कोई शपथ पत्र लगेगा क्या? मुझे लगता है शायद गैप आपका है तो उसका शपथ पत्र आपको देना होगा कि बीच के समय में आपने क्या किया। मेरा अनुमान है शपथ पत्र देना होगा। सर, एमबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, जो तो मेरा रीट में सिलेक्शन होते हुए रह जाएगा। एमबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन रहा? कुछ विद्यार्थियों से एक दो कमेंट ये भी आए कि सर एमबीसी का कोई स्पेशल जो है वो सर्टिफिकेट नहीं बनता है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनता है उसी में ही गुजर लिख देते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना। आप एमबीसी के सर्टिफिकेट के लिए आपका जो भी निवास स्थान है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, नगर परिषद है, वहाँ आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि वो एमबीसी का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो किस आधार पर बनाते हैं। सर, मेरे रीट के फॉर्म में 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल किया था, 10th की मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या अब मैं सही 12th तक की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मेरा सही नेम फिल कर सकती हूँ? अब देखिए, मतलब हमारी इस पूरी मुहिम को आप इस रूप में समझिए, 10वीं की मार्कशीट में कमी थी और उसके बाद आपने सुधार ली, तो या तो आप 10वीं की मार्कशीट को सही करवाइए। और सामान्यतः फॉर्म जब भरे जाते हैं तो 10th की 12th की मार्कशीट में आपका क्या नाम है उस आधार पर भरे जाते हैं। तो आपको पहले तो ये तय करना है कि आपका नाम क्या है, सही सही स्पेलिंग क्या है, ये तो आप तय कीजिए। और फिर किसमें संशोधन करवाना है इसको भी आपको ही तय करना पड़ेगा। सर, नई रीट के बारे में विस्तार से बताइए। मुकेश जी सर ने कल ही वीडियो अपलोड कर दिया था, नई रीट को लेकर क्या संभावनाएं हैं। 12 जनवरी को मैं भी आपके लिए नई रीट के बारे में कुछ अपनी राय रखूंगा। सर, एमए में ओबीसी से 44% हैं तो क्या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दे सकते हैं? फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बीए और एमए में न्यूनतम प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है। जितने भी शपथ पत्र या घोषणा पत्र बनवाने हैं वो कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनेंगे? सामान्यतः 50 या 100 रुपए का स्टाम्प पेपर होता है, उस पर बनते हैं। सर, पहले एप्लीकेशन फॉर्म में वीडियो कैटेगरी तो फिल की है पर हस्बैंड का नाम नहीं लिखा, तो अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में हस्बैंड के नाम भरने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वीडियो का सर्टिफिकेट है, निश्चिंत रहें। वीडियो के सर्टिफिकेट से संबंधित 4 बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। आपके पति थे, उनका डेथ हो गया, आपके वो पति थे, ये लिंक सर्टिफिकेट, और आपने अभी तक जो है पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका शपथ पत्र, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। सर, मेरे मूल निवास में हस्बैंड के नाम है और ईडब्ल्यूएस में भी अब कोई चेंज नहीं कर रहा, तो मुझे फॉर्म जनरल से भरना पड़ेगा, प्लीज़ बताएं। मेरे मूल निवास में हस्बैंड का नाम है, मूल निवास में हस्बैंड का नाम, अब मैं समझ नहीं पाया आपके सवाल को, दोबारा आप विस्तार से बताएं। नमस्कारम सर, ये जानना चाहता हूँ कि यह बोर्ड डुप्लीकेट ओमार शीट निकलवाने की बोल रहा है, क्या मैटर समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ बताएं। वे विद्यार्थी जिनकी ओमार शीट वगैरह है गुम हो गई, फट गई, या जिनको लगता है उनके नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे, रिजल्ट में कम आए, वो अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट मंगवा सकते हैं। और बात यह है कि आप कहोगे सर ये ओमार शीट काम कहाँ आएगी? वैसे कहीं पर स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि आपकी ओमार शीट आपके पास होनी चाहिए। हालांकि रीट का जो आवेदन पत्र था जो आपने पिछले वर्ष भरा 2021 में, वो तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बकायदा आवेदन पत्र आपके पास होना चाहिएगा। फर्स्ट ग्रेड के
फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के साथ साथ तैयारी कैसे करें, दोनों मैनेज हो जाएगा क्या? हमारी जो कर्मवीरों की सीरीज है जिसमें हम हर गुरुवार को आपके लिए सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, उस पर इस बिंदु को भविष्य में शामिल करेंगे। सर मेरी सर्टिफिकेट ससुराल हरियाणा कोर्ट से बना हुआ है तो चल जाएगा क्या? हाँ चल जाएगा, कहाँ दिक्कत है? मेरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो हरियाणा से है, राजस्थान से है, कोर्ट से है, कहीं से भी हो चल जाएगा। सर जी मेरा 12th और बीए में गैप है। हाँ मुझे लगता है आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि आपने 4 साल क्या किया, कुछ नहीं किया, जो भी किया। सर बीएड एडमिशन डेट की ज़रूरत अब बता दिया है, इसका भी हमने जवाब दे दिया है। सेकेंड ग्रेड में एडिशनल मान्य हैं क्या? अगर मान्य हैं तो तैयारी जारी रखें हम। अब देखिए कि जो तृतीय श्रेणी अभ्यागत भर्ती है उसमें एडिशनल को मान्य नहीं करेंगे, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। सेकेंड ग्रेड में 2018 की जो थी उसमें मान्य था, लेकिन अब हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, तो आपको आरपीएससी से आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पूछना चाहिए कि आगामी भर्तियों में एडिशनल मान्य है या नहीं है। कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है? फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 10-12 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी है, राजस्थान का भूगोल है, सामान्य विज्ञान है, मैथ है, रीजनिंग है, स्टैटिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, फिर स्कूल प्रबंधन है, करंट है। सर अगर अभी बीएड सेकेंड ईयर की मार्कशीट कॉलेज से नहीं मिल पा रही है और आने में टाइम लगता है तो क्या इंटरनेट कॉपी चल सकती है क्या फॉर्म फिलिंग के समय? हाँ चल सकती है। इसका जवाब हमने कल सुबह के वीडियो में भी दे दिया था। सर आपकी ये मुहिम शानदार है, बहुत बहुत आभार आप विद्यार्थियों का। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 से लेकर रात को 10:15 तक आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। यही वो मैसेज है, इसी में देख रहे होंगे सब आप, टाइम आ रहा है। उन सवालों का जवाब मैं यहाँ देने की कोशिश करता हूँ। सर यश गुरु ऐप पर फर्स्ट ग्रेड के जीके के लिए सब्जेक्ट का पेपर लेके आओ, जिसमें उसमें आरपीएससी की तर्ज पर रिजल्ट निकालो, ताकि हमें यह पता चल सके कि हम कहाँ पर हैं। तैयारी तो सभी लोग करते हैं सर, इस बात को ज़रूर रखें। ऐसा है कि यश गुरु एप्लीकेशन एकमात्र वह एप्लीकेशन है जो आपको पीडीएफ में टेस्ट उपलब्ध करवाता है, जो मॉक टेस्ट ऑनलाइन के रूप में टेस्ट उपलब्ध करवाता है, और परीक्षा से 40 दिन पहले आपको सभी पेपर जो भी होंगे वो डाउनलोड के लिए देगा। फर्स्ट ग्रेड का जीके पेपर और मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है पिछले 1 महीनों से। सेकेंड ग्रेड के जीके पेपर की टेस्ट सीरीज को चले हुए 2 महीने हो गए, 14-15 टेस्ट पेपर उसमें हो चुके हैं। और सेकेंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान की टेस्ट सीरीज भी यश गुरु एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। मुझे लगता है मैंने आपके अधिकांश सवालों के जवाब दे दिए हैं। फिर भी कोई सवाल रह गया है तो पुनः कहूँगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ठीक 10 बजे आप मैसेज करें। और एक बात ज़रूर कहूँगा, 3-4 वीडियो में हमने लगभग 100-150 सवालों के जवाब दे दिए हैं। उन जवाबों को सुनिए, मुझे लगता है शायद ही कोई सवाल होगा जिसका जवाब नहीं मिला हो।